हेलो फ्रेंड्स, आज 28 दिसंबर 2020 है। डेली करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। फिर से पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। विच एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020? इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF मैं बोलूँगा इसे। IISF 2020 का कौन सा एडिशन न्यू दिल्ली में इस बार वर्चुअल मोड में हुआ है? तो दो बातें इसी सवाल से क्लियर होती हैं कि IISF नई दिल्ली में हुआ है इस बार जो भी एडिशन हुआ है, और किस मोड पे हुआ है? वर्चुअल मोड पे। तो जो आपका राइट आंसर है कि कौन सा एडिशन था इस बार, कौन सा संस्करण था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठा एडिशन था, 6th एडिशन था इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का। नई दिल्ली में हुआ है, वर्चुअल मोड पे हुआ है। थीम की बात कर लेता हूँ मैं। थीम थी इसकी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर। साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर, ये है। ऑर्गेनाइज़र कौन थे? तो ये जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजर्स। तो ऑर्गेनाइजर्स की जब मैं बात करता हूँ तो ये जॉइंटली था, किसके किसके द्वारा? एक तो CSIR आप जानते हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन तीन के द्वारा जॉइंटली ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एसोसिएशन किसका था? इन एसोसिएशन विद थी विज्ञान भारती। इंग्लिश में स्पेलिंग आप देख लीजिए, थोड़ी सी अलग होती है। विज्ञान भारती, ये JNA को ज्ञ लिखा जाता है। विज्ञान भारती, इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं विभा। तो ये इसके एसोसिएशन में था। और जो इसका नोडल इंस्टीट्यूशन था इस आयोजन का, वो था CSIR और NISTADS, निस्टाड्स की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ इसकी फुल फॉर्म थी। छठा एडिशन है IISF 2020 का, नई दिल्ली में हुआ है, वर्चुअल मोड पे हुआ है। 3 जॉइंट ऑर्गेनाइजर्स थे, CSIR, DST, ICMR। एसोसिएशन किसका था? विज्ञान भारती का। और नोडल इंस्टीट्यूशन था IISF 2020 का, CSIR और निस्टैड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। आगे, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक इंडेक्स निकाली गई है 25 देशों की। उसमें किस देश ने टॉप किया है, ये सवाल कहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चाइना ने इसमें टॉप किया है। चाइना फर्स्ट पर है, USA सेकंड पर है, और इंडिया ने 3rd स्थान हासिल किया। ये भी याद रख सकते हैं, ये सवाल भी आ सकता है, इंडिया का कौन सा स्थान आया? तो 3rd आया है आउट ऑफ 25 कंट्रीज़ में से ये स्थान आया है। और ये स्थान क्या है, किस बेसिस पे है कि किस देश ने कितने पब्लिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निकाले हैं 2015 से 19 के पीरियड में। विद मोस्ट पब्लिकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ड्यूरिंग 2015 to 19, उस बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली गई है। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी वाइज रैंक और निकाली गई है। उसमें भारत की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी, जो चेन्नई में है। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस की जो रैंक निकाली गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में रिसर्च कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन उनकी, उसमें सिर्फ भारत की एकमात्र यही है, अन्ना यूनिवर्सिटी। इसकी 32nd रैंक है आउट ऑफ 100 ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्च कर रही हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र यूनिवर्सिटी जो इस नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉप 100 में रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में रिसर्च कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। इस क्वेश्चन का जवाब था कि इन 25 कंट्रीज़ में टॉप चाइना ने किया है, इंडिया 3rd पे है, यूएस 2nd पे है। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन परसूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी द बुक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये तो बुक का नाम है पूरा, इन परसूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये बुक किसकी ऑटोबायोग्राफी, किसकी आत्मकथा है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस मदन मोहन पंछी, जस्टिस दीपक मिश्रा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की ये आत्मकथा है इनके मरणोपरांत, यानी कि ये इनकी डेथ हो गई, उसके बाद इनका जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बुक को लॉन्च किया है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्च्ड, इंग्लिश वर्ड है पोस्थुमसली। वन वर्ड में आपने पढ़ा होगा अगर SSC की आप तैयारी कर रहे हो तो पोस्थुमसली, ठीक है, जो मरणोपरांत किसी की बुक का छपना, किसी के जो रिटर्न नोट्स है उनका छपना होता है, ठीक है। इसका जो पब्लिशर है रूपा पब्लिकेशंस, रूपा पब्लिकेशंस, ठीक है। रूपा पब्लिकेशंस की बुक है, जिन्होंने बुक छापी है, बुक का नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी। तो नाम में ही ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? जस्टिस राजेंद्र सच्चर की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर क्यों फेमस थे? एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी 2006 में। ये इस रिपोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया था जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक कंडीशन मुसलमानों की भारत में कैसी है, उस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। डॉक्यूमेंटेड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, भारत में मुसलमानों की कंडीशन कैसी है आर्थिक और सामाजिक रूप से, उस पर एक रिपोर्ट दी थी 2006 में। इसको सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहा जाता है और ये राजेंद्र सच्चर द्वारा दी गई थी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। और राजेंद्र सच्चर की मरणोपरांत एक बुक निकाली है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नवरत्नालु पेडालैंडारी की इल्लू, अब ये नाम थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप है, ये एक हाउसिंग स्कीम है। तो ये किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये हाउसिंग स्कीम जो लॉन्च की है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम कौन से ज़िले से लॉन्च की गई है वो बता देता हूँ मैं। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से ये लॉन्च की गई है। ये बेसिकली हाउसिंग स्कीम है। इसका उद्देश्य ये है कि 30 लाख से ज़्यादा घर, मोर देन 30 lakhs हाउसेज पुअर पीपल को अलॉट किए जाएंगे 2024 तक। 2024 तक पक्के घर मिलेंगे पुअर पर्सन्स को आंध्र प्रदेश में। इस वर्ड का मीनिंग है वो ये है 9 jewels हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर। तो सभी गरीब वर्ग तबके के व्यक्तियों के लिए स्कीम है। ये स्कीम हाउसिंग से रिलेटेड है। 30 लाख से ज़्यादा घर पुअर पर्सन्स को दिए जाएंगे 2024 तक। इस स्कीम की एक खास बात और भी है, वो ये है कि जो ये पक्के घर होंगे तो हाउस का जो ऑनरशिप होगी या पट्टा जिसको हम कहते हैं, तो यानी ऑनरशिप या इसको पट्टा बोल दो, ये विमेन वहाँ की जो उस परिवार की विमेन जो हेड होगी उसको ये दिया जाएगा, उसके नाम पर होगा, इन द नेम ऑफ विमेन ऑफ द हाउस होल्ड। उस घर की विमेन होगी, जो सबसे बड़ी विमेन होगी, उसके नाम पर ये पट्टा दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम है नवरत्नालु पेडालैंडारी की इल्लू, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है 9 jewels हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर। ये हाउसिंग स्कीम है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई है। आपको याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य ने ये चलाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5,
द स्टेट कैबिनेट ऑफ विच स्टेट, कौन से राज्य की स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है, एक बिल को अप्रूव किया है ताकि जो बोडो जो लैंग्वेज है उसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा उस स्टेट की। तो ऐसा कैबिनेट ने वहाँ की अप्रूव किया है। तो वो आंसर जो राइट है इसमें से वो है ऑप्शन सी, असम। असम की कैबिनेट ने अभी इस बिल को पास कर दिया है। हालांकि अभी असम की विधानसभा में जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अभी बोडो लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेट और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की इसमें बात है। बोडो लैंग्वेज के बारे में आप जानते होंगे कि ये हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक लैंग्वेज है। तो 8th शेड्यूल में ये शामिल है। ये किस तरह की, ये साइनो तिब्बतन यानी कि जो चीन और तिब्बत की तो फैमिली वाली जो लैंग्वेजेस हैं उससे रिलेटेड है। साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से आती है ये लैंग्वेज बोडो। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस लैंग्वेज को बोलने वाले करीब 4.5% से ज़्यादा लोग हैं अकेले असम में। बोडो स्पीकर्स इन असम, इस लैंग्वेज को बोलने वाले 4.5% से ज़्यादा लोग हैं असम में। उसके अलावा बात करूं जो 3rd बोडो पीस अकॉर्ड हुआ था, यानी कि बोडो एक जनजाति भी है, उसने पीस स्थापित करने के लिए कुछ मांगे रखी थी अपनी। उन मांगों में से ये भी मांग थी कि इसको एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए बोडो लैंग्वेज को, ठीक है। इसके अलावा मैं असम की ओर बात कर लेता हूँ। असम, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल बोल दो, सर्बानंद या सर्बानंद सोनोवाल ये मुख्यमंत्री हैं। जो गवर्नर हैं वो हैं श्री जगदीश मुखी। श्री जगदीश मुखी। कैपिटल दिसपुर है, कैपिटल दिसपुर है असम की, ठीक है। कैपिटल दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया। बोडो को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए स्टेट कैबिनेट जो है असम की, उसने एक बिल पारित किया है जो असम की विधानसभा में जाएगा। इस बिल में ये कहा गया है कि बोडो को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। अब आप जानते हो कि बोडो स्पीकर 4.5% से ज़्यादा लोग हैं अकेले असम में। ये 3rd बोडो पीस अकॉर्ड हुआ था, उसमें इसकी मांग रखी गई थी कि इसको शामिल किया जाए एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से ये लैंग्वेज आती है। हमारे 8वीं अनुसूची में इसको शामिल कर रखा है जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें बोडो भी एक लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, उसमें कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सबसे बेस्ट सिविक बॉडी, सबसे बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अवार्ड जीता है इस बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम या फिर वाइजैग आप कह सकते हो। विशाखापट्टनम, इसी को वाइजैग कहते हैं। तो विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये अवार्ड जीता है और ये अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। देने वाले हैं एक्चुअली, जनवरी 2021 में मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। इसके यूनियन मिनिस्टर का नाम आप याद रख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। श्री हरदीप सिंह पुरी इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी, कल के वीडियो में भी एक ई संपदा पोर्टल के बारे में आपको बताया था, उसमें भी हरदीप सिंह जी पुरी उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं और वो उन्हीं की मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च्ड एक पोर्टल है ई संपदा। इसी तरह यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के श्री हरदीप सिंह पुरी। ओके, ये वाइजैग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस साल का बेस्ट परफॉर्मेंस सिविक बॉडी के रेस्पेक्ट में अवार्ड दिया गया है। स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश इस साल, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वो 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आया है आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
In which state the Khadi and Village Industries Commission KVIC recently established the Monappa Handmade Paper Making Unit? मोनप्पा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट इस्टेब्लिश की है KVIC द्वारा, जो खादी ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा KVIC द्वारा स्थापित की गई है। तो ये कौन से राज्य में स्थापित की गई है, सवाल पूछ रहा है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। एम क्या है, जो ये मोनप्पा टेक्निक है, मोनप्पा जो टेक्निक है पेपर प्रोड्यूस करने की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कमर्शलाइज किया जा सके, लोगों की नज़रों में लाया जा सके। टू इंक्रीज कमर्शियल प्रोडक्टिविटी ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड थ्रू मोनपा टेक्निक। ओके, मोनपा टेक्निक से होने पेपर प्रोड्यूस होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की निगाह में लाया जा सके। इस टेक्निक से जो पेपर प्रोड्यूस होता है उसके लिए जो पेड़ है, ये हैंडमेड पेपर जिससे बनता है, वो लोकल ट्री जो है उसको कहते हैं शुगु शेंग। वो लोकल ट्री है जिससे इस टेक्निक के थ्रू हैंडमेड पेपर बनता है, वो ट्री का नाम है शुगु शेंग। अब मोनपा ट्राइब की मैं बात कर लूँ, ये अरुणाचल प्रदेश की मेजर ट्राइब्स में से एक है मोनपा ट्राइब। एक बात और इसमें जानने योग्य है कि ये माना जाता है कि जो कई सारी ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उसमें से ये एकमात्र ट्राइब है जो कि नोमैडिक है। नोमैडिक मतलब खानाबदोश, एक जगह जहाँ टिकते नहीं हैं। ओनली ट्राइब बिलीव्ड, माना जाता है, बिलीव्ड टू बी नोमैडिक, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मोनपा जो पीपल है उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो उनकी लैंग्वेज है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है इनकी। ओके, तो ये है KVIC जो है मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट अरुणाचल प्रदेश में स्थापित करने वाला है। ये मोनपा टेक्निक से जो हैंडमेड पेपर बनते हैं वो शुगु शेंग जो एक लोकल ट्री है उससे बनाए जाते हैं। मोनपा एक मेजर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की। ये माना जाता है कि एकमात्र नोमैडिक या खानाबदोश जनजाति रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च क्या है, ये UK बेस्ड एक थिंक टैंक है। तो ये कुछ स्टडीज़ करता है और उस स्टडीज़ के बेसिस पे अपने कुछ रिजल्ट्स बताता है। तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, द इंडियन इकोनॉमी विल अगेन ओवरटेक द UK टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द ईयर। तो कौन से वर्ष में ऐसा होगा, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। जवाब देने से पहले एक बात देख लीजिए, विल अगेन ओवरटेक, इसका मतलब है कि क्या पहले भी UK को ओवरटेक कर चुकी है इंडिया? तो इसका आंसर है यस। 2019 में इंडिया ने UK को ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी इंडिया 2019 में। बट कोरोना की वजह से हम फिर से पीछे खिसक गए और अब ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च जो UK बेस्ड थिंक टैंक है वो कह रहा है कि 2025 में, तो इसका आंसर है 2025 में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 2025 में बन जाएंगे UK को पीछे छोड़कर। यानी कि वर्तमान में हम 6th लार्जेस्ट हैं, करंटली हम 6th लार्जेस्ट हैं। 2025 में हम 5th लार्जेस्ट बन जाएंगे UK को पीछे छोड़कर। 2019 में UK हमसे फिर से आगे 2019 में हमने उसको पीछे छोड़ा, लेटर ऑन कोविड की वजह से ये फिर से हमसे आगे निकल गया। एक चीज़ और ये स्टडी कहती है, और आगे की बातें जब करती है तो कहता है कि 2030 में हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। उस रेस में हम चल रहे हैं। पहली बात, इसकी बात तो मैं आगे करूँगा 3rd लार्जेस्ट की। 2025 में हम 5th लार्जेस्ट बनेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में फोरकास्ट जो किए गए हैं वो ये हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी 9% से 2021 में, 7% से 2022 में,
लेटर ऑन हम एक पॉइंट के बाद स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है उसकी ग्रोथ रेट कम होती जाती है। जैसे कि आप यूएस या अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट देखोगे तो 2 से 3% ही रहती है। तो ये माना जा रहा है कि हम 5%, 5.8% के अराउंड 2035 तक हम स्टेबल हो जाएंगे। एक चीज़ ये कह रहा है। अब 2030 की मैं बात कर लूँ तो ये कहता है कि 2025 में तो हम यूके को पीछे छोड़ देंगे, 2027 में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और 2030 में हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा इस स्टडी ने दावा किया है। होगा नहीं होगा वो अलग बात है। इसके जो थिंक टैंक ने जो एनालिसिस किया है, जो स्टडीज़ किया है, उसके बेसिस पे इसने कहा है कि 2025 तक हम यूके को वापस पीछे छोड़कर अब 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, 2027 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और जापान को 2030 तक पीछे छोड़ देंगे। उसके अलावा कुछ परसेंटेजेस फोरकास्ट दिए हैं आने वाले वर्षों में कि हमारी जीडीपी क्या रहेगी। इस संबंध में ये पूरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 100th किसान रेल विल रन बिटवीन। तो जो 100वीं किसान रेल है उसके बारे में बात कर रहा है कि 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी। इसमें तो ऑप्शंस जो हैं वो राज्यों के बीच है, मैं और डिटेल में भी जाऊँगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल ये 100वीं किसान रेल चलेगी। पहली बात आती है कि किसान रेल क्या चीज़ है। तो किसान रेल चीज़ ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से पैदा होने वाले आइटम्स है, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, जो पेरिशेबल प्रोड्यूस हैं, उनको फार्मर्स से लेकर के मार्केट से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाना, ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके और बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस, फार्मर प्रोड्यूस को पूरे नेशन वाइड फैलाया जा सके, उनकी मार्केटिंग भी हो जाएगी और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। ये तो किसान रेल का एम है। 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल चली है। महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल में भी और मैं डिटेल में जाऊं तो ये संगोला जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से चली है शालीमार तक। संगोला से शालीमार तक चली है, महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल चलाई गई है। इसके अलावा मैं थोड़ा इतिहास में चला जाऊँ तो इसके इतिहास वैसे ज़्यादा पुराना नहीं है। फर्स्ट किसान रेल कब चली थी? तो फर्स्ट किसान रेल भी चलने की बात मैं बता दूं तो 7 अगस्त 2020 को, यानी इसी साल ये पहली किसान रेल भी चलाई गई थी। पहले ये वीकली हुआ करती थी, आजकल 3 days इन ए वीक चल रही है। ये चली थी देवलाली, स्पेलिंग कहीं कहीं अलग मिल सकती है, पर देवलाली जगह का नाम यही है, देवलाली, जो कि नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, टू दानापुर बिहार में है। इसी ट्रेन को फिर लेटर ऑन एक्सटेंड भी किया गया है, कहाँ तक? मुजफ्फरपुर तक इसको एक्सटेंड किया गया है। ये पहली किसान रेल थी देवलाली से दानापुर, D2D। 100th है S2S, संगोला से शालीमार। तो दोनों याद रखना बड़ा आसान है, D2D और S2S। अब खास बात यह है, पहली चली है महाराष्ट्र से बिहार या नासिक से दानापुर, जैसे भी आप याद रखें, और जो 100वीं चली है वो महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल चली है। उद्देश्य किसान रेल का यही है, मैंने बता दिया आपको, कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को नेशन वाइड पहुंचाया जा सके और जो जल्दी पेरिशेबल है उनको क्विकली या फिर बहुत ही एफिशिएंटली अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया जा सके, तो ताकि फार्म प्रोड्यूस को इजीली मार्केट तक पहुंचाया जा सके, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। ये इसका एम है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु वाज बानुक करीमा बलोच? बानुक करीमा बलोच को बताने से पहले मैं कहानी बता देता हूँ, आंसर आप खुद ही टिक कर लेंगे। कहानी ये रही है कि बलोच नाम से आपको याद कुछ आ रहा होगा, बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान का भाग है। तो बानुक करीमा बलोच एक लेडी हैं, उन्होंने एक आंदोलन की कोशिश की, आंदोलन चलाया ताकि जो बलूचिस्तान है उसको पाकिस्तान से आज़ादी मिल सके, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने ये बात कभी मानी ही नहीं, उसके बाद इनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया और इनको निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। जब इनको देश निकाला कर दिया गया तो 2016 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनको शरण दी, असाइलम दिया, शरण दी 2016 में। तो इन दिनों हाल ही में 22 दिसंबर के अराउंड इनकी संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई है और ये कनाडा में थी, टोरंटो में ये मृत पाई गई हैं। अब
सेम स्थिति बताता हूँ 2016 में इनकी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि 2016 की जो 100 इन्फ्लुएंशियल वीमेन या इंस्पिरेशनल वीमेन की जो लिस्ट आती है, उसमें बीबीसी की द्वारा जारी इस लिस्ट में वो टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वीमेन की कैटेगरी में थी बानो करीमा बलोच। एक बात और इसमें जानने योग्य है कि साजिद हुसैन थे एक, जो कि पाकिस्तान बेस्ड बलूचिस्तान के ही जर्नलिस्ट थे। उनकी भी इन दिनों ही संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई है। वो स्वीडन में थे और स्वीडन में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड था। अब आंसर आप टिक करेंगे तो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ये बलूचिस्तान में मानवाधिकार के लिए लगातार लड़ रही थी। इसी वजह से इनको आतंकवादी भी घोषित कर दिया गया और इनको देश निकाला कर दिया गया। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनको शरण दी 2016 में। इन दिनों इनकी संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई है। टोरंटो में ये मृत पाई गई थी 2016 में। बीबीसी की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल वीमेन की कैटेगरी में ये टॉप 100 में थी। ओके, तो होप आपको आज का एमसीक्यू सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस को शेयर कीजिए ताकि लोगों को और बेनिफिट हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।